डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणियाँ तो जानेंगे। समांतर श्रेणी क्या होती है और एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आइए जानते हैं समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। मैं यहाँ पर कोई श्रेणी लूँ, जैसे कोई श्रेणी हमने ली 2, 6, 10, 14, इस प्रकार कोई श्रेणी ली और एक दूसरी श्रेणी और ले लेते हैं 3, 5, 8, 10। एक श्रेणी ये है। इन दोनों श्रेणियों को ध्यान से देखें। 2 और 6 के बीच में डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है, 4 का। 6 और 10 के बीच में अंतर कितना है, 4 का। 10 और 14 के बीच में अंतर कितना है, 4 का। दूसरी श्रेणी इसको देखें तो इसमें अंतर कितना है, 2 का, और इनके बीच में अंतर कितना है, 3 का, और इसके बीच में अंतर कितना है, 2 का। तो पहली जो श्रेणी आपको दिखाई दे रही है, इसमें प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है वो समान है। प्रत्येक क्रमागत पदों के बीच में अंतर कितना, 4 का। तो इस श्रेणी को हम कहेंगे समांतर श्रेणी। ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं है। तो समांतर श्रेणी क्या है, समांतर शब्द से ही समझ में आ रहा है। समांतर की अगर संधि विच्छेद करें तो समांतर की संधि विच्छेद क्या होगी, सम प्लस अंतर। ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर समान हो। दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर अगर समान है तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है ना। तो अब यहाँ देखें, ये हमारा जो 2 है ये श्रेणी का प्रथम पद कहलाएगा। इसको हम श्रेणी का क्या कहेंगे, प्रथम पद A1। इसको कहेंगे A2, इसको A3, A4, इसी प्रकार से आगे लिखते जाएंगे। अब यहाँ पर A1 अगर पता है और इसका जो ये निकला है अंतर, इस अंतर को कहते हैं सार्व अंतर। क्या कहेंगे, सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस। तो हमें किसी श्रेणी का पहला पद मालूम है और सार्वंतर पता है तो हम उसका दूसरा पद निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार तीसरा या चौथा, इसका जैसे 5वां पद निकालना है A5, तो क्या करेंगे, 14 में 4 और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18। यानी कॉमन डिफरेंस को जोड़ते चले जाएंगे तो हमें अगले पद प्राप्त मिल जाएंगे। अब यहाँ से देखें, दूसरा पद निकालने के लिए क्या किया, पहले पद में सार्वंतर को जोड़ा। सार्वंतर को D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो सार्वंतर D से दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर पहले पद में जैसे हमें दूसरा पद निकाला तो पहले पद में कितना जोड़ा, D। इसको छोटी d लिखें। तो A1 में कितना जोड़ दिया, D जोड़ा। अगर तीसरा पद निकाला है तो A2 में कितना जोड़ा, D, और A1 में 2 बार D, 4 और 4, 2 बार जोड़ा गया है, 2D। ठीक है, तो इसी प्रकार से A3 निकाला तो A प्लस 2D, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 आया है। A4 निकालेंगे तो A1 प्लस 3D। इस प्रकार से इनको निकाल लेंगे। अगर किसी श्रेणी में n पद हैं, पदों की संख्या कितनी है, n पद है, n पद की श्रेणी है, उसका हमें nवां पद निकालना है तो an इक्वल टू हो जाएगा A1 यानी उसका श्रेणी का प्रथम पद प्लस n-1 इंटू D। ये क्या है, श्रेणी का प्रथम पद है, और n क्या है, पदों की संख्या, पदों की संख्या, और D क्या है, सार्वंतर। तो आराम से हम इनके पदों को निकाल सकते हैं। अब कोई श्रेणी है हमारे पास, तो इस कैसे जानेंगे कि वो परमित या अपरमित। तो परमित और अपरमित का मतलब है परमित समांतर श्रेणी और अपरमित समांतर श्रेणी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो परमित का मतलब है यदि किसी श्रेणी का अंतिम पद हमें ज्ञात है। जैसे हमारे पास कोई श्रेणी है 2, 4, 6, 8, 10। इसका अंतिम पद कितना है, अंतिम पद 10 है, मालूम है,
तो इसका मतलब ये परिमित समांतर श्रेणी है। इसी को हम लिख दें 2, 4, 6, 8, 10 और डॉट डॉट करके छोड़ दें। तो ये अब इसका लास्ट टर्म क्या है पता नहीं, तो अंतिम पद हमें पता नहीं, इसका मतलब इस श्रेणी को कहेंगे अपरिमित समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की पहचान क्या है कि उसको जो क्रमागत पदों के बीच में जो अंतर है वो कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ये जो फार्मूला है समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र, इसको याद रखेंगे। और देखते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक्सरसाइज 5.1 का पहला क्वेश्चन है, निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों से संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला है प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। हमें सूची बनानी है प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी के किराए की, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया रुपये 15 और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया रुपये 8 है। तो पहले क्वेश्चन में संख्याओं की सूची इकट्ठी करनी है, यानी जो इसमें कंडीशन दी है उस कंडीशन के हिसाब से हम सूची तैयार करेंगे और बताने वो एपी में है ही नहीं। तो यहाँ पर समांतर श्रेणी को क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अंग्रेजी में कहते हैं। तो इसका पहला अक्षर ए, इसका पहला अक्षर पी, तो इसको एपी भी कहते हैं, शॉर्ट में से एपी कहेंगे। तो टैक्सी का जो प्रथम किलोमीटर का किराया है वो 15 रुपये है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर हो गया, तो ये 15 रुपये का इसे देने पड़ेंगे 1 किलोमीटर के। अब इसके बाद अगर 1 किलोमीटर चलता है तो उसे 8 रुपया अतिरिक्त देना पड़ेगा, प्लस 8, यानी ये 15 रुपये तो लगेंगे, 15 ये लगेंगे और 8 और देने पड़ेंगे, तो कितने हो गए 23। अगले किलोमीटर के लिए 23 हो जाएंगे। इसी प्रकार से अगले किलोमीटर के लिए 23 रुपये ये हो गए और प्लस 8 रुपये अतिरिक्त देना पड़ेगा, तो ये कितने हो जाएंगे 23 और 8, यहाँ पर 23 रुपये तो देने ही हैं, यहाँ 31 हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो यहाँ लिख लेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया है 15 रुपये। तो इसके बाद में जो अतिरिक्त किराया है प्रत्येक किलोमीटर वो 8 रुपये है। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया क्या होगा, 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर जाने का किराया। तो 2 किलोमीटर जाएंगे तो कितना किराया लगेगा, 15 प्लस 8 इक्वल टू 23 रुपीज़। अब ऐसे 3 किलोमीटर जाने का किराया क्या लगेगा, 23, इसमें 8 रुपया और बढ़ जाएंगे, ठीक है। 15 रुपये लगते हैं, अतिरिक्त किलोमीटर के 8 रुपये, तो अतिरिक्त किलोमीटर के 23 रुपये तो ये हैं, 2 किलोमीटर के इसमें 8 रुपये और बढ़ जाएंगे, तो आपके हो जाएंगे 31 रुपीज़। तो ये है आपका A1 श्रेणी का, ये A2 है और ये A3। अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लें D, तो D1 इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1, तो यह आपका आ जाएगा 23 माइनस के 15, कितना आया 8। और D2 कितना होगा, A3 माइनस के A2, तो A3 कितना है 31 माइनस के 23, ये कितना आया 8। दोनों कैसे हैं, समान है, D1 इक्वल टू D2। ऐसे आगे और निकालेंगे तो वो भी बराबर निकलेंगे। तो D1 और D2 बराबर हैं, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्यों समांतर श्रेणी, इनके जो कॉमन डिफरेंस हैं वो बराबर हैं, इसलिए ये हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट, किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, तो हमें बेलन में हवा की मात्रा की सूची बनानी है, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो सिलेंडर में से 1/4 हवा बाहर निकल जाती है। तो मान लीजिए सिलेंडर हमारा, और इसमें से ये पंप लगा है, इसमें मान लीजिए 1 हवा भरी है शुरुआत में, प्रारंभ में इसमें हवा कितनी है 1, तो लिख लेंगे माना सिलेंडर में हवा इक्वल टू 1। तो प्रारंभ में कितनी हवा है उसमें 1, ये आपका हो जाएगा
A1 यानी प्रथम पद हो गया ये। अब इसमें से 1/4 हवा बाहर निकल गई प्रत्येक बार में, यानी पहली बार में हवा कितनी निकल जाएगी, प्रथम बार में बेलन से निकली हवा, बेलन से निकाली गई हवा। तो प्रथम बार बेलन से कितनी बार निकल जाएगी, हमारे पास कितनी बार थी टोटल, पहले 1, इसकी 1/4 निकल जाएगी तो 1/4। तो 1 का 1/4 करेंगे तो 1/4 आएगा। शेष हवा कितनी बची सिलेंडर में, आप एक बार पंप द्वारा एक बार हवा निकालने के बाद सिलेंडर में कितनी हवा शेष बची, पहले हवा कितनी थी 1/4 निकल गई तो 1 माइनस के 1/4, 4 एकम 4 में से 1 घट जाएगा 3/4, इतनी हवा बची शेष। ठीक है, तो पहले हवा कितनी थी 1, अब कितनी है 3/4, ये आपका A2 हो गया। अब दूसरी बार फिर पंप द्वारा हवा निकाली जाएगी, तो दूसरी बार बेलन से निकाली गई हवा, दूसरी बार बेलन से निकाली गई हवा, दूसरी बार कितनी हवा निकल जाएगी, उसमें हवा कितनी बची है 3/4। अब 3/4 का 1/4 और निकल जाएगा, 3/4 का 1/4, तो 3/4 का 1/4 करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3/16, इतनी हवा निकल गई। अब शेष कितनी बची, शेष बचेगी हमारे पास सिलेंडर में 3/4 हवा थी, उसमें से 3/16 निकल गई, तो 3/4 माइनस के 3/16, इनका एलसीएम हो जाएगा 16, तो ये आ जाएगा 4 चौको 16, 4 तिया 12 माइनस 3 इक्वल टू 9/16, इतनी हवा उसमें शेष बची, ये आपका हो जाएगा A3। अब जो हमें सूची हमने जो तैयार की है वो हमारे पास नंबर्स आए हैं 1, 3/4 और 9/16, तो ये आपका हो जाएगा 1, 3/4, 9/16, इस प्रकार से नंबर आते जाएंगे। ये आपका A1 है, ये A2 है और ये A3 है। तो यहाँ पर हम D का मान निकालें, इनका डिफरेंस निकालें, तो D1 निकाल लें, D1 इक्वल टू A2 माइनस A1, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 माइनस के 1, और ये आ जाएगा 3 माइनस के 4, 4 एकम 4/4 इक्वल टू माइनस के 1/4। अब निकालें D2, तो D2 कितना होगा A3 माइनस के A2, A3 कितना है 9/16 माइनस A2 कितना है 3/4, एलसीएम ले लेंगे 16, और ये हो जाएगा आपका 9 माइनस 4 चौके 16, 4 तिये 12 माइनस के 3/16। तो D1 की वैल्यू क्या है माइनस के 1/4, D2 की वैल्यू क्या है माइनस के 3/16, इसलिए यहाँ लिख देंगे D1 इज नॉट इक्वल टू D2, यानी D1 और D2 की जो वैल्यू है आपस में बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं है, तो इसलिए ये जो हमें सूची प्राप्त हुई है, श्रेणी बनी है, ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। कौन सी वाली 1, 3/4, 9/16, ये जो श्रेणी प्राप्त हुई है ये समांतर श्रेणी नहीं, ये आंसर हो जाएगा। अगला इसका थर्ड पार्ट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, इसका हमें सूची बनानी है, यानी इसकी श्रेणी बनानी है और फिर बताना है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 और उसके बाद प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो कुएं को खोदने में पहले मीटर का जो खर्चा है वो कितना है 150 रुपये। तो इस प्रकार ये कुआं है, इसको मान लीजिए यहाँ तक 1 मीटर है, इसका 1 मीटर का जो खर्चा है वो कितना है 150 रुपये। इसके बाद में अगर 1 मीटर और खोदेंगे तो 150 तो लगना ही है, 150 तो लगेगा, लेकिन 50 रुपये और बढ़ जाएंगे। प्रत्येक
अतिरिक्त क्या लिखा है, प्रत्येक, इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपये बढ़ती जाती है, तो 50 रुपये बढ़ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा 200 रुपये। अगले मीटर के लिए खुदाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 250 रुपये, 50 रुपये बढ़ती जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे प्रथम, यानी प्रथम मीटर कुआं खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। और 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी होगी, 2 मीटर कुआं खुदाई की लागत कितनी होगी, 200 रुपये, 50 रुपये बढ़ जाएगी। और 3 मीटर अगर खोदें तो 3 मीटर कुआं खुदाई की लागत कितनी होगी, 250 रुपये। ये आपका हो जाएगा A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। तो यहाँ से हम इनका कॉमन डिफरेंस निकाल लें। हमारे पास श्रेणी क्या प्राप्त हुई, 150, 200 और 250, इस प्रकार की श्रेणी प्राप्त होती है। ये A1 है, A2 और A3। तो यहाँ से D1 की वैल्यू अगर निकालें, यानी इनका डिफरेंस निकालें, 200 माइनस 150 इक्वल टू 50, और D2 निकालें 250 माइनस 200, A3 माइनस K2, तो यह आ जाएगा 50, दोनों बराबर हैं। D1 इक्वल टू D2, इसलिए ये जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। यह आंसर हो जाएगा। अगला इसका फोर्थ पार्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। खाते में जो मिश्र धन है उसकी हमें सूची तैयार करनी है। जबकि ₹10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्रारंभ में धन कितना है, 10,000 रुपये। तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन P बराबर ₹10,000। और दर कितनी है, दर R इक्वल टू 8% वार्षिक। ठीक है। अब उसमें एक वर्ष का मिश्रधन निकाल लें। तो सूत्र जानते हैं मिश्रधन का, A इक्वल टू होता है P 1 + R/100⁴n। तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन, तो प्रथम वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, ये हो जाएगा आपका A की जगह पे लिख देंगे 10,000 1 + के 8/100⁴n की जगह 1। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, ये 25 बार कट जाएगा। 10,000 इंटू 25 एकन 25 2 27/25, ये हुआ। दूसरे वर्ष का निकाल लें। ये आपका A1 हो गया श्रेणी का पहला पद। दूसरे यानी द्वितीय वर्ष का मिश्रधन, तो द्वितीय वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, 10,000 और 1 + के 8/100⁵2। तो ये आ जाएगा आपका 10,000 इंटू 27/25 की घात 27/25 की घात आ जाएगी 2। ये हो गया A2। ऐसे तृतीय वर्ष का निकाल लें। तृतीय वर्ष का मिश्रधन, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 और 27/25 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा A3। ये श्रेणी हमें मिलती है। अब ये बताना ये श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसका कॉमन डिफरेंस निकाल लें। D1 निकाल लें A2 माइनस के A1। A2 कितना है, 10,000 27/25 का स्क्वायर माइनस 10,000 27/25। तो इसमें से हमें कॉमन मिल जाएगा 10,000 27/25, ये मिला कॉमन। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 27/25 माइनस 1। तो ये बचेगा आपका 10,000 इंटू 27/25
इंटू 2/25। ये आपका D1 की वैल्यू है। अब निकालें D2, A3 माइनस A2, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 27/25 की घात 3 माइनस 10,000 27/25 की घात 2। तो यहाँ से देखें 10,000 इंटू 27/25, ये तो मिल जाएगा कॉमन, तो यहाँ बचेगा 27 की घात 2 मिल जाएगा कॉमन, तो 27/25 बचेगा और माइनस के 1 बचेगा। तो ये हो जाएगा 10,000 इंटू 27/25 की घात 2 और इंटू 2/25। तो इसमें 10,000 हैं, 2/25 है, इसमें देखेंगे 27/25 या 27/25 की घात 2, तो दोनों संख्याएं आपस में बराबर नहीं हैं, यानी D1 इज नॉट इक्वल टू D2। D1 और D2 आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये जो श्रेणी है प्राप्त श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ये A1 A2 A3 हमने निकाला है, ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये हो जाएगा आंसर।